हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ेंगे यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि और अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सर्किट जो दिख रहा है ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट है। इसको डिफरेंस एम्पलीफायर भी बोला जाता है। इसमें दो इनपुट वोल्टेजेस होते हैं V1 और V2 और आउटपुट वोल्टेज जो है प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इनपुट सिग्नल्स होता है। मतलब आउटपुट वोल्टेज VO इज प्रोपोर्शनल टू V1 माइनस V2 होगा। ठीक है, अब क्या क्या कंटेंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं देख लेते हैं। सबसे पहले डिफरेंशियल गेन डिराइव करेंगे इस सर्किट का, फिर VD और VC के टर्म्स में सर्किट को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस मिसमैचेस देखेंगे, फिर कैलिब्रेशन ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर और लास्ट है वेरिएबल गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है वो इनपुट सिग्नल्स के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। मतलब V1 माइनस V2 होगा डिफरेंस ऑफ इनपुट सिग्नल्स, यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज, तो इस डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है ये। ठीक है, ये एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल से सब्ट्रैक्ट भी करता है, तो एज ए सब्ट्रैक्टर भी इसको यूज किया जाता है। इसका CMRR जो है बहुत हाई होता है। आइडियली इसका CMRR इन्फिनाइट होता है। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंशियल गेन डिराइव करते हैं। उसके लिए हम लोग को सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो बाय सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होगा, टोटल आउटपुट वोल्टेज VO इज इक्वल टू VO1 प्लस VO2। सुपरपोजिशन थ्योरम वहां लगता है जहां पे एक से ज्यादा वोल्टेजेस एक्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पे दो इनपुट वोल्टेजेस एक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने सुपरपोजिशन थ्योरम लगाया। तो VO1 क्या होगा, जब V1 एक्टिंग होगा और V2 इनएक्टिव होगा, और VO2 क्या होगा, जब V2 एक्ट करेगा और V1 इनएक्टिव होगा, मतलब 0 हो जाएगा V1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग VO1 निकाल लेते हैं। VO1 के लिए V1 एक्टिंग होगा और V2 0 होगा, तो V2 को ग्राउंड कर दीजिए। एक फिनोमिना हम लोग पढ़े थे, उस फिनोमिना का नाम है वर्चुअल शॉर्ट सर्किट फिनोमिना। वो क्या होता है कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज है इक्वल टू इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज होता है। ठीक है, बाय वर्चुअल शॉर्ट सर्किट फिनोमिना Vy इज इक्वल टू Vx होगा। अब ये वाला जो नोड का वोल्टेज है उसको हम लोग वोल्टेज डिवाइडर रूल से निकाल लेते हैं। तो Vy क्या होगा, बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल टोटल वोल्टेज V1 इंटू डेट रेजिस्टेंस इन विच Vy इज एग्जिस्टिंग। तो वो कौन सा रेजिस्टेंस है, R4 है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R3 प्लस R4। तो यहाँ से देखे Vy इज इक्वल टू Vx है, तो ये Vx के बराबर भी होगा। तो V1 R4 डिवाइडेड बाय R3 प्लस R4 जो है Vx भी होगा। अब जैसे ही हम लोग V2 को ग्राउंड करते हैं तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन किस में चले जाता है, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल कहाँ पे कनेक्ट है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड हो गया है। फॉर नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प जो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, VO1 से। VO1 क्या होगा, 1 प्लस फीडबैक रेजिस्टर R2 डिवाइडेड बाय इनपुट साइड रेजिस्टेंस R1 इनटू क्या होता है, ये वाला नोड वोल्टेज Vx। Vx की वैल्यू लगा दीजिए, ये VO1 हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग VO2 निकाल लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू V2। VO2 निकालने के लिए V2 एक्टिंग होगा और V1 0 हो जाएगा। V1 को ग्राउंड कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग V1 को ग्राउंड करते हैं, R3 और R4 रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रहेगा, ये पैसिव सर्किट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो नोड वोल्टेज है Vy नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल नोड पे, Vy जो है वो 0 हो जाएगा। तो हम लोगों ने एक फिनोमिना पढ़ा था, वर्चुअल ग्राउंड फिनोमिना। तो बाय वर्चुअल ग्राउंड क्या होगा, एक टर्मिनल अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ग्राउंडेड है तो दूसरा टर्मिनल जो है वर्चुअली ग्राउंडेड हो जाएगा। इसीलिए Vx जो है Vy के बराबर होगा। Vy इक्वल टू Vx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जैसे ही हम लोगों ने V1 को ग्राउंड किया, वैसे ही ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन किस में चले गया, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में चले गया। तो इन्वर्टिंग ओपैम्प के लिए आउटपुट वोल्टेज VO2 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ
फीडबैक रेजिस्टर R2 डिवाइड बाई इनपुट साइड रेजिस्टेंस इनटू इनपुट वोल्टेज। अभी इनपुट वोल्टेज क्या है, V2 है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब ऐड कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को और पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, VO इज इक्वल टू VO1 प्लस VO2 था। इसमें पुट कर देते हैं तो इक्वेशन ऐसे आएगा। इस टाइप का इक्वेशन आउटपुट वोल्टेज का आएगा जब वैल्यूज पुट कर देंगे VO1 और VO2 के। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या चाहते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर में कि आउटपुट वोल्टेज जो है प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इनपुट सिग्नल्स हो, पर यहाँ पे ऐसा इक्वेशन नहीं आ रहा है। तो अगर डिफरेंशियल एम्पलीफायर को एज ए ट्रू डिफरेंशियल एम्पलीफायर हम लोग वर्क कराना चाहते हैं तो हम लोग को ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी होगी। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी जाके ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर एज ए ट्रू डिफरेंशियल एम्पलीफायर काम करेगा। तो कंडीशन क्या है, R2 बाय R1 इज इक्वल टू R4 बाय R3। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं नाम। अब इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर में जो R3 है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा 1 प्लस R2 बाय R1 V1 R4 बाय R3 हो जाएगा, और यहाँ से 1 प्लस R4 बाय R3। ठीक है, माइनस ऑफ R2 बाय R1 इंटू V2 हो जाएगा। अब R4 बाय R3 की जगह R2 बाय R1 पुट कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा V0 इज इक्वल टू, अब देखिए ये डिनोमिनेटर और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू R2 बाय R1 इंटू V1 माइनस V2 मिलेगा। तो अगर यहाँ से हम लोग डिफरेंशियल गेन निकालते हैं AD इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज VO अपॉन V1 माइनस V2 इज इक्वल टू R2 बाय R1 आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल गेन है। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इस इक्वेशन में जो आउटपुट वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इनपुट सिग्नल्स आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सर्किट इन टर्म्स ऑफ कॉमन मोड एंड डिफरेंशियल मोड इनपुट। डिफरेंशियल एम्पलीफायर में क्या होता है, जब कॉमन मोड सिग्नल्स इंड्यूस होते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर में, तो जो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं उनके वैल्यूज के मिसमैच के कारण जो CMRR जो होता है उसकी वैल्यू जो है डिग्रेड हो जाती है, मतलब वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो जब कॉमन मोड सिग्नल्स इसमें इंड्यूस होते हैं उस कंडीशन में जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो क्या होगा, AD VD प्लस AC VC होगा। यहाँ पे डिफरेंशियल गेन AD है, VD इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज है, AC कॉमन मोड गेन है और VC कॉमन मोड वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पे VD क्या है, ये डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज है, VD इज इक्वल टू V1 माइनस V2 होता है, और कॉमन मोड वोल्टेज जो होता है VC इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2 होता है। VC और VD दोनों ही इनपुट वोल्टेजेस हैं, एक कॉमन मोड वोल्टेज है और एक डिफरेंशियल मोड वोल्टेज है। तो हम लोग जब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो V1 और V2 की वैल्यू मिलेगी, V1 जो मिलेगा VC प्लस VD बाई 2 मिलेगा, और V2 जो मिलेगा वो VC माइनस VD बाई 2 मिलेगा। तो जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए हम लोग वोल्टेजेस V1 एंड V2 को डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज VD एंड कॉमन मोड वोल्टेज VC के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट है उसको रीड्रॉ करेंगे, जिसमें हम लोग V1 को VC और VD के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे और V2 को VC और VD के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो रिजल्टिंग सर्किट है वो इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे हम लोग KVL लगाते हैं तो V2 क्या आ जाएगा, VC माइनस VD बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पे KVL लगाते हैं तो V1 क्या आ जाएगा, VC प्लस VD बाई 2 आ जाएगा। तो अगर हम लोग ये दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब V1 माइनस V2 करते हैं, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, VD आएगी। इसका मतलब जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट है इसको रीड्रॉ करते हुए VC और VD के टर्म्स में हम लोग को क्या पता चल रहा है कि जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है वो सिर्फ डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल्स को ही एक्सेप्ट करता है और
कॉमन मोड इनपुट सिग्नल्स को कंप्लीटली रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस मिसमैचेस। डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो होता है उससे हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कॉमन मोड सिग्नल्स को एक्सेप्ट ना करे, है ना, और कॉमन मोड सिग्नल्स को वो एक्सेप्ट तभी नहीं करेगा, इनसेंसिटिव होगा कॉमन मोड सिग्नल्स के लिए, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि R2/R1 इज इक्वल टू R4/R3 वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तभी ये कॉमन मोड सिग्नल्स को जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जो रेजिस्टेंसेस होते हैं यहाँ पे, रेजिस्टेंस जो है R1, R2, R3, R4, इनके वैल्यूज के मिसमैच के कारण क्या होता है, जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल्स के अलावा कॉमन मोड सिग्नल्स को भी रेस्पॉन्ड कर लेता है। तो इसके वजह से हम लोग को इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस मिसमैचेस पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक इम्बैलेंस फैक्टर लिया है, उसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया है, और R2 को एक नई वैल्यू दी गई है, R2 जो है R2 इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन हो गया है। ठीक है, यहाँ पर R3 इज इक्वल टू R1 है और R4 इज इक्वल टू R2 लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम लोग गेन निकालते हैं, आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं, तो सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, VO1 प्लस VO2 होगा। VO1 V1 के रेस्पेक्ट में होगा जब V2 इनएक्टिव होगा, और VO2 V2 के रेस्पेक्ट में होगा जब V1 इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले VO1 निकाल लेते हैं, V1 एक्टिंग है और V2 0 है, तो V2 को ग्राउंड कर देते हैं। जैसे हम लोग V2 को ग्राउंड करते हैं तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन किस में चला गया, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में चला गया। अब फिर से जो है वर्चुअल शॉर्ट सर्किट फिनोमेना लगाते हैं। वर्चुअल शॉर्ट सर्किट के हिसाब से क्या होता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एक टर्मिनल में जो वोल्टेज है वो दूसरे टर्मिनल में भी होगा, तो इसीलिए Vx इज इक्वल टू Vy हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे वोल्टेजेस बाय वर्चुअल शॉर्ट सर्किट। अब Vy निकाल लेते हैं बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल। Vy क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज V1 इंटू डेट रेजिस्टेंस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो अब Vx की वैल्यू भी Vy के बराबर होगी, तो ये Vx के बराबर भी होगी। अब नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन है ये, तो नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए हम लोग आउटपुट वोल्टेज क्या लिखेंगे, VO1 इज इक्वल टू 1 प्लस फीडबैक रेजिस्टेंस, अब क्या हो गया R2 इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन, तो यहाँ पे R2 इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई R1 इंटू Vx हो जाएगा। Vx की वैल्यू पुट कर देंगे तो VO1 की इक्वेशन ऐसे आ जाएगी। ओके, अब VO2 निकाल लेते हैं, उसके लिए V2 एक्टिंग होगा और V1 ग्राउंड हो जाएगा। जैसे V1 ग्राउंड होगा ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन किस में चले गया, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में चला गया। और V1 ग्राउंड होने के बाद R1 और R2 रेजिस्टेंस पैसिव सर्किट हो गए और इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पे जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज है Vy वो 0 हो जाएगा। अब वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से क्या होता है, अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक टर्मिनल ग्राउंड होता है तो दूसरा टर्मिनल वर्चुअली ग्राउंड हो जाएगा, तो Vx जो है एक्स नोड जो है वो वर्चुअली ग्राउंड हो जाएगा, इसीलिए Vx इज इक्वल टू Vy इक्वल टू 0 होगा बाय वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। अब क्योंकि ये इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन है तो आउटपुट वोल्टेज VO2 क्या होगा, माइनस ऑफ फीडबैक रेजिस्टेंस R2 इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई R1 इंटू इनपुट वोल्टेज। अभी इनपुट वोल्टेज क्या है, V2। ठीक है, ये हो गया, VO2 और VO1 निकल गया। अब हम लोग जो इक्वेशन नंबर 1 है VO इज इक्वल टू VO1 प्लस VO2 उसमें लगा देंगे तो हम लोग को इस टाइप का इक्वेशन मिल जाएगा। अब उसके बाद देखिए इस इक्वेशन में हम लोग को V1 की जगह पे VC प्लस VD बाई 2 पुट करना है और V2 की जगह VC माइनस VD बाई 2 पुट करना है। ठीक है, तो जब हम लोग पुट करेंगे, पुट करने के बाद VC और VD के टर्म्स को अलग अलग करना है, तो इस तरह का कुछ इक्वेशन आ जाएगा VD और VC के टर्म्स में आउटपुट वोल्टेज का। अब जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है जब कॉमन मोड सिग्नल्स इंट्रोड्यूस होते हैं उसमें, तो मैंने आपको बताया कि आउटपुट वोल्टेज इज गिवन बाय AD/VD प्लस AC/VC। अब ये दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंपेयर करते हैं तो हम लोग को AD और AC की वैल्यू मिल जाएगी
जो VD के साथ लगा है वो AD है, जो VC के साथ लगा है वो AC है। तो AD का इक्वेशन आ गया R2/R1 होल मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस R1 प्लस 2R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू एप्सिलॉन बाय 2, और AC की वैल्यू मिली है R2 इंटू एप्सिलॉन डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, अब देखिए अगर एप्सिलॉन इसमें जो इम्बैलेंस फैक्टर है एप्सिलॉन वेरी स्मॉल होगा तो ये जो टर्म है AD में वो क्या हो जाएगा, ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो जो AD है डिफरेंशियल गेन है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R2/R1 होगा, जो कि आइडियल वैल्यू है डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए, आइडियल रिक्वायर्ड वैल्यू है डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए। वैसे ही अगर यहाँ पे एप्सिलॉन को हम लोग टेंड्स टू 0 ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 आ जाएगी, जो कि आइडियल वैल्यू है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर को ट्रू डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह काम कराने के लिए जो कॉमन मोड सिग्नल्स हैं वो 0 होने चाहिए, तो कॉमन मोड गेन भी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग CMRR निकाल लेते हैं, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है AD/AC। अब ये AD का इक्वेशन आया था, यहाँ पे एप्सिलॉन को स्मॉल ले लीजिए तो ये टर्म 0 हो जाएगा और AD क्या आ जाएगा, R2/R1। अब उसके बाद AC की वैल्यू ये आई थी R2 इंटू एप्सिलॉन डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अब ये दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो CMRR इस तरह से आ जाएगा, CMRR इज इक्वल टू R2/R1 होल डिवाइडेड बाई R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू एप्सिलॉन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो CMRR इज इक्वल टू 1 प्लस R2/R1 होल मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, अगर हम लोग इम्बैलेंस फैक्टर की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे CMRR इंक्रीज होगा। तो अगर इम्बैलेंस फैक्टर को मिनिमम रखेंगे तभी CMRR हाई होगा डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। ठीक है, नेक्स्ट है कैलिब्रेशन ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम लोग चाहते हैं कि CMRR मैक्सिमम हो तो उसके लिए क्या चाहिए, जो इम्बैलेंस फैक्टर है एप्सिलॉन की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब हम लोग जो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं R1, R2, R3, R4 इनकी वैल्यूज को प्रिसाइसली सेलेक्ट करें। लेकिन प्रैक्टिकल केसेस में ये क्या होता है कि परफेक्टली मैच रजिस्टर पाना पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए ऑल्टरनेट मेथड क्या है कि ये रेजिस्टेंस जो R4 है इसकी जगह पे हम लोग एक वेरिएबल रजिस्टर लगा दें ताकि हम लोग इम्बैलेंस फैक्टर एप्सिलॉन को मिनिमाइज कर सकें और CMRR की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर सके। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर के दोनों इनपुट्स को टाई कर दिया गया है ताकि हम लोग जो कॉमन मोड सिग्नल्स जो होते हैं उनके इफेक्ट को स्टडी कर सकें। तो यहाँ पे कॉमन मोड वोल्टेज जो है +5 वोल्ट और -5 वोल्ट के बीच में वेरी कर सकते हैं हम लोग बाय स्विच SW। और यहाँ पे जो पोटेंशियोमीटर R4 लगा हुआ है इसको एडजस्ट करके हम लोग आउटपुट वोल्टेज जो है मिनिमम वेरिएशंस के साथ प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट है वेरिएबल गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम लोग चाहते हैं कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर एज ए ट्रू डिफरेंशियल एम्पलीफायर काम करे तो जो रेशियो होता है R4/R3 इज इक्वल टू R2/R1 होना चाहिए, तभी ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर ट्रू डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह काम करता है। लेकिन आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है, R2/R1 इंटू V1 माइनस V2। तो इससे क्या पता चलता है कि जो गेन होगा वो क्या होगा, यहाँ से R2/R1 होगा। तो गेन को वेरी करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को वेरी करेंगे तो गेन वेरी होगा। लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए एज ए ट्रू डिफरेंशियल एम्पलीफायर काम करने के लिए और इम्बैलेंस फैक्टर एप्सिलॉन को मिनिमम रखने के लिए और CMRR को हाई रखने के लिए। तो हम लोग इस रेशियो को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल रजिस्टर RP जो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, जब RP इंट्रोड्यूस किए हम लोग तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू 2R2 डिवाइड बाई R1 इंटू 1 प्लस R2/RP इंटू V1 माइनस V2 हो जाएगा। यहाँ से गेन क्या आएगा, गेन इज इक्वल टू 2R2 डिवाइड बाई R1 इंटू 1 प्लस R2/RP आएगा, ये गेन आएगा। तो यहाँ पे जो वेरिएबल रजिस्टर RP है
उसको हम लोग वेरी करेंगे तो गेन वेरी होगा विदाउट डिस्टर्बिंग द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस। जो हम लोग का कंडीशन है उसको डिस्टर्ब किए बिना हम लोग गेन को वेरी कर सकते हैं यूजिंग दिस वेरिएबल गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ओके, तो हो फ्रेंड्स, आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।